एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि श्रीनगर से आ रही है। श्रीनगर में एनआईए के 45 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर, कई जगहों पर यह छापेमारी की है। अनंतनाग जिला में रविवार सुबह एनआईए की टीम ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 45 ठिकानों में एनआईए की छापेमारी जारी है। इसमें पुलिस के अलावा सीआरपीएफ का भी सहयोग लिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। इसमें श्रीनगर, गांदरबल, अच्छाबल, शोपियां, बांडीपोरा, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और अन्य जिले शामिल है। 10 जगहें बताई जा रही हैं। एनआईए की यह छापेमारी टेरर फंडिंग समेत कुछ नए मामलों के सिलसिले में की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पूरी जानकारी के साथ एफएम न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों का भी एक्शन तेज है। जी हां, हिरासत में अब तक जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि 570 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक हफ्ते में 5 आम आदमी, 5 आम नागरिक जिनकी हत्या कर दी जाती है। ये बड़ी वारदात सामने आई है, जिसके बाद घाटी में भी तनाव का माहौल है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं जब इस तरह का मामला सामने आता है, क्योंकि हमने देखा था कि पहले भी घाटी में आए दिन इस तरह का माहौल रहा करता था और सप्ताह भर में ही 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। यह भी माना जा रहा है कि इस टारगेट किलिंग से अल्पसंख्यकों में भय का माहौल है, डर का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इस तरह के जब हमले सामने आते हैं तो सुरक्षा बल भी एक्शन तेज किए हुए हैं, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पूरी जानकारी के हमारे संवाददाता निसार रसूद हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। निसार, पूरी जानकारी फिलहाल क्या मिल पा रही है? जी देखिए, अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो पूरी तरह से जो सूरत हाल पे अगर नजर डाली जाए तो पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे जिस तरह से सिविलियन किलिंग है उससे रिलेटेड, उससे वाबस्ता यहाँ पे जो किलिंग्स हो रही है, तो उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, तो कल भी लगभग 2060 के करीब यहाँ पूरे कश्मीर घाटी में यहाँ पे 2060 के करीब यहाँ पे लोगों को गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो उसी के पेशरफ्त आज एनआईए की टीम जो आज सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंची, तो वहां से उन्होंने सीधा रुख किया अनंतनाग के साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, साउथ कश्मीर एरिया का। वहां पे सबसे पहले वो त्राल इलाके में गए, जहाँ पे जमात इस्लामिया का एक हब माना जाता है, और वहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन के बहुत बड़े कमांडर्स भी निकले हैं, खासकर बुरहान वानी और जाकिर मूसा के। उस इलाके में छापा कार्रवाई स्टार्ट की। वहाँ पे उन्होंने कई अहम, बताया जा रहा है कि कई अहम सबूत वहाँ पे हासिल किए गए हैं, और वहाँ पे कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई है। तो उसके बाद सीधा रुख किया जिला अनंतनाग का, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का। तो वहाँ पे यहाँ पे अच्छाबल इलाके में छापा मारा गया। तो इससे पहले भी अच्छाबल इलाके में भी यहाँ पे छापा मारा गया था। इससे पहले लगभग 1 महीना पहले, तो वहाँ पे 2 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी। तो आज भी वहाँ पे उसी जगह पे शायद उनको कुछ जिनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है, तो उससे कुछ वहाँ पे सबूत हासिल हुए हैं, जिसके पेश नजर वहाँ पे अच्छाबल में आज एक बार फिर छापा मारा गया है। तो बताया जा रहा है कि वहाँ पे कश्मीर अनंतनाग में कुछ एनजीओज जो सरगर्म है, एनजीओज है, उनके दफातरों का भी छापा मारा गया है। कुछ सरकारी मुलाजमीन है, उनके घरों पे भी छापा मारा गया किया गया है। तो अभी तक ये जितने यहाँ पे सबूत उनको हासिल हुए, बताया जा रहा है कि उनके अभी तक वहाँ पे सबूत की तलाश में है, और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ सरकारी मुलाजमीन है, उनसे उनको काफी सबूत हासिल हुए। जी ठीक है, यानी करीब 45 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहाँ पर छापेमारी की जा रही है। आपने बताया कुछ सबूत मिले हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो सप्ताह भर में 5 आम नागरिकों की हत्या कर देना, और इससे घाटी में भी डर का माहौल होगा। लगता है कि टारगेट किलिंग ये जो की जा रही है, उससे अब लोग अगर डर के साए में हैं, एक्शन भी तेज कर दिया गया है, सुरक्षा बल भी अब अपने एक्शन में आ गए हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ लोग अब चैन की सांस लेने लगे थे, उन्हें लगा था कि अब घाटी का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन उसके बाद इस तरह के मामले सामने आना, लोगों में भी डर और दहशत होगी। देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरह से 2019 के बाद यहाँ पे हालात बने हुए थे, यहाँ पे जिस तरह से जब 370 यहाँ पे हटाया गया, तो उसके बाद यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी या अलगाववादी थे या यहाँ के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उनके काफी हद तक उनमें काफी कमी आई थी, उनके मूवमेंट्स में काफी
कमी आई थी, खासकर यहाँ पे जो मिलिटेंसी जो यहाँ पे एक्टिविटीज हो रहे थे तो उसमें भी नुमाया कमी हुई थी, उनके ड्रॉप में काफी गिरावट आई थी, काफी तादाद में कमी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो कल एक हफ्ते के दौरान यहाँ पे जिस तरह से जो चैलेंजेस यहाँ पे पैदा हुए, कुछ माइनॉरिटी लोगों को यहाँ पे टारगेट किलिंग निशाना बनाया गया, तो उसके बाद यहाँ पे ये बहुत सारे सवालात उठने लगे हैं इंतजामिया के ऊपर और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर पुलिस इंतजामिया के ऊपर यहाँ पे काफी सवालात खड़े हो गए कि जिस तरह से जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से जो ब्लैक एलिमेंट्स छुपे हुए हैं, जिनको किसी न किसी तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे बात का अगर तह तक जाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल फॉरेन सपोर्ट के बगैर यहाँ पे कुछ होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से 1989 से लेकर आज तक जितने भी यहाँ पे मिलिटेंट आउटफिटर्स ग्रुप्स यहाँ पे लॉन्च हुए हैं या यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पीछे विदेशी सपोर्ट रहा है, विदेशी ये हमेशा से सामने आई हैं बातें, ये हमेशा से सामने आई हैं कि विदेशी फंडिंग भी उनको जरूर मिलती होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को जरूर आप ये बताइएगा कि आतंकवादियों की तरफ से इस तरह जो हत्याओं को अंजाम दिया गया है आम नागरिकों की, उसके बाद क्या किसी तरह के अभियान की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी उनके खिलाफ? हालांकि हम जानते हैं कि जब कोविड-19 अपने पीक पर था तो उस दौरान भी इस तरह का अभियान चलता रहा था। क्या कोई बड़ी गतिविधि होने वाली है, कोई बड़ा अभियान इन आतंकवादियों के खिलाफ? जी देखिए, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो सोर्सेस के मुताबिक हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अब जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह से यहाँ के कंट्रोल को ज्यादातर संभाल रही, तो अब उनको एक बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑफिशियली लेटर उनको आर्मी ने भेज दिया है कि आप पीछे साइड लाइन हो जाए, हम अब पूरी तरह से सूरत हाल से निपटेंगे। और अब ये बात देखनी है कि जो पुलिस की तरफ से उनको परमिशन दिया जा सकता है या नहीं। इस जो लेटर आर्मी की तरफ से, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में जितने भी जो आर्मी के नौजवान यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान किया है कि ऑफिशियली तौर पर ऐलान किया है कि अब पुलिस इंतजामिया को पीछे रहने की जरूरत है, अब आर्मी इन सारे चुनौतियों का सामना करेगी। अब देखना ये बाकी है कि जो कश्मीर घाटी के जो पुलिस सरबराहन है वो आर्मी के इस लेटर का किस तरह से जवाब देगी, या उसको एक्सेप्ट करेगी या उसको रिजेक्ट करेगी, ये देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक चुनौती है, एक चैलेंज है पुलिस इंतजामिया के लिए कि ऐसी सूरत हाल का सामना करना, ऐसी सूरत हाल को फेस करना, ऐसी सूरत हाल से निपटना एक चैलेंज। बिल्कुल ये बड़ी चुनौती है, बिल्कुल बड़ी चुनौती है, क्योंकि 5 नागरिकों की हत्या कर देना कोई छोटी बात नहीं। अगर इसी साल की हम बात करें तो हमने देखा कि कश्मीर में करीब 25 नागरिक थे जिनकी हत्या हुई। जी देखिए, बिल्कुल तौर पर ये वाज़ेह बात है, चाहे कि पुलिस के कर्मचारी है, चाहे पुलिस के एहलकार है या सिविलियन है, या इसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम सभी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले आम शहरियों को, खासकर यहाँ पे बीजेपी वर्करान है जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे सरपंच चाहे पंच, उनको भी टारगेट बनाया गया, पुलिस एहलकारों को भी टारगेट बनाया गया जो छुट्टी पे अक्सर जाया करते थे, तो उनको उनके छुट्टी के दौरान उनको टारगेट बनाया गया। तो ये एक काफी चैलेंज की बात है कि इस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, किस तरह से यहाँ के जो अमन, जो तरक्की, जो यहाँ पे शांति पिछले 1-2 सालों से यहाँ पे बनी हुई थी, तो ये किसी न किसी तरीके से विदेश ताकतों को या उनको रास नहीं आती है, उनको उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, वो किस तरह से यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। तो कल एक यहाँ पे एक बात सामने आ गई है कि कल दिन जब से टारगेट क्लिक्स में इजाफा हुआ तो कम से कम 50 के करीब यहाँ पे 5 सरपंच और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर्स है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपना रिजिग्नेशन अपनी पार्टी के मेंबरान को, अपने पार्टी के ओहदेदारान को पेश किया। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे यहाँ पे माहौल बिगड़ सकता है, इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती है, इसमें कोई खुशहाली नहीं हो सकती। यानी चुनौतियां बहुत हैं, अब उन पर पार कैसे पाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इस बड़ी चुनौती को कैसे इससे निपटा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो घाटी में डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, हफ्ते भर में 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद एक ये बड़ी चुनौती है। हालांकि 45 ठिकानों पर श्रीनगर में एनआईए की तरफ से छापेमारी भी की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे थे, पूरी जानकारी आपके सामने पेश की। अब देखना होगा कि किस तरह से एक बार फिर घाटी में माहौल को शांत किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे प्रियंका गांधी की, जो कि आज किसान न्याय रैली करने वाली हैं। कांग्रेस की यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी में मिशन 2022 का आगाज करने वाली हैं।
आज वाराणसी में प्रियंका गांधी वाड्रा किसान न्याय रैली भी करेंगी। 2022 का आगाज उनकी तरफ से किया जाएगा आज की इस रैली के दौरान। किसान न्याय रैली में वो शामिल होंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि 2022 का आगाज उनकी तरफ से किया जाएगा। आपको दे दें कि जैसा कि हम जानते हैं प्रियंका गांधी इन दिनों चुनावी मोड में नजर आ रही हैं और इसी के चलते अब वो वाराणसी पहुंचने वाली हैं और इसी के साथ 2022 के मिशन का आगाज उनकी तरफ से किया जाएगा। किसान न्याय रैली में वो शिरकत करेंगी और हमने देखा कि किस तरह से जब किसानों का मुद्दा गरमाता रहा तो हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही हैं। बीजेपी को भी घेरने की उनकी तरफ से कोशिश की गई है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। इस हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा को शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आधी रात के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। आशीष मिश्रा को जहां पर उससे न्यायिक हिरासत में आगे जेल भेज दिया गया है। अब एक अहम खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बात करेंगे कोयले की। कोयले की कमी की वजह से देश में बिजली संकट पैदा होने का खतरा बढ़ा है। कई राज्यों में बिजली प्लांट बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में सिर्फ एक दिन का कोयला बचा है तो पंजाब की अगर बात करें वहां के थर्मल प्लांट में सिर्फ 2 दिन का कोयला बाकी बचा है। तो कोयले की कमी की वजह से देश में बिजली संकट पैदा होने का खतरा बढ़ा है। कई राज्यों में बिजली प्लांट बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है। पंजाब में थर्मल प्लांट में सिर्फ 2 दिन का कोयला बचा है। तो ऐसे में ये बेहद ही तनाव वाली खबर इसे कहा जा सकता है। समस्या कह सकते हैं कोयला को लेकर शायद अब बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे कोरोना महामारी की। कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। 24 घंटे में करीब 18,000 नए केस, लगभग 23,000 लोगों ने जंग जीत ली है कोरोना से। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर अब पहले से काफी कम हो चुका है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के जो मामले हैं वो घटते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों की बात की जाए तो उनके मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,166 नए कोरोना केस आए हैं और 214 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। 24 घंटे में 23,624 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 5,672 एक्टिव केस कम हो गए हैं। और सबसे डराने वाले आंकड़े केरल से सामने आए हैं। केरल में शनिवार को कोविड के 9,470 मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 47,84,109 पर पहुंच गई है, जबकि राज्य में महामारी से 109 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद बढ़कर 26,173 हो गई है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर से टीबी से ग्रसित 10 बच्चों को गोद लिया गया है। टीबी की बीमारी से पीड़ितों को राहत निजी ट्रस्ट ने राहत सामग्री बांटी है। बच्चों के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई जा रही है। और आपको बता दें कि जहां एक निजी ट्रस्ट में जिला क्षय रोग विभाग में टीबी से ग्रस्त 18 साल तक के 10 बच्चों को ट्रस्ट की तरफ से गोद लिया गया है। ट्रस्ट द्वारा टीबी से ग्रस्त बच्चों को खाद्य सामग्री के पैकेट बांटे गए हैं। इसके साथ ही गोद लिए हुए 10 बच्चों को ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर जरूरत के सामान वितरित किए जाएंगे। साथ साथ उनके चल रहे उपचार पर समय से दवाई लेना, खान पान प्रबंधन और दैनिक क्रियाकलाप पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे उन बच्चों को जल्द से जल्द टीबी से निजात मिल पाएगा। इसी क्रम में समाज सेवी का कहना है कि आगे आने वाले समय में टीबी से ग्रसित बच्चों के लिए ट्रस्ट अपनी सेवाएं लगातार जारी रखेगा।
रामनगर के मालधन क्षेत्र में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर जिलाधिकारी धीराज गयाल ने फरियादियों की फरियाद को सुना। वहीं धीरज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कुल 86 लोग फरियाद लेकर शिविर में आए। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों के प्रार्थना पत्र आते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि तत्कालीन सभी के प्रार्थना पत्रों का समाधान किया जा सके, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन ऐसे आती हैं जिनका तत्काल समाधान हो सकता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी होती हैं जिनका सभी दस्तावेजों को पूरा करने के बाद ही समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें 86 एप्लीकेशन प्राप्त हुए, जिनमें 40 एप्लीकेशन ऐसी थी जिसमें आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और स्थायी प्रमाण पत्र जारी होना है। उन्होंने कहा कि मालधन के कई क्षेत्र वन क्षेत्र हैं, तो ऐसे में एक पानी की समस्या बहुत गंभीर समस्या है जो यहाँ के लोगों ने बताई है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी बीजेपी दोबारा जीत की तैयारी कर रही है, लिहाजा बीजेपी के केंद्रीय नेता भी पहाड़ी राज्य लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब 16 अक्टूबर को 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। शाह के दौरे को देखते हुए बीजेपी संगठन की रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी उत्तराखंड में संगठन के कामकाज को बेहतर करने की रणनीति तैयार करने के साथ ही अब तक के संगठन द्वारा किए गए कार्य को गृह मंत्री के सामने रखेगी। उत्तराखंड में बीजेपी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। इन सभी कार्यक्रमों को नवंबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। अगर कार्यक्रमों की बात करें तो इसमें बीजेपी 15 दिनों का घर घर संपर्क कार्यक्रम करेगी। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वितों का लाभार्थी सम्मेलन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो सहारनपुर पहुंचेंगे। इस मौके पर अखिलेश यादव सहारनपुर में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज समाजवादी पार्टी ने बहुत ही पहले कर दिया था, लेकिन सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बड़ी रैली को 2022 चुनाव से पहले संबोधित करने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। त्योहारों को देखते हुए दिल्ली में आतंकी हमले होने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट के बाद दिल्ली की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी है। होटल्स और गेस्ट हाउस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किराएदारों के वेरिफिकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में गश्त तेज कर दी है। नवरात्रि त्योहारी सीजन के शुरुआत का प्रतीक है और इसी की शुरुआत गुरुवार को हुई। हालांकि इस बार कम संख्या में स्थानीय बाजारों और मंदिरों में भीड़ उमड़ी। दिल्ली में चल रहे समारोह को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।